जय हिंद एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को भी साथ ही साथ कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस डेली की रीडिंग की क्लास में, जहाँ पे हम द हिंदू के आर्टिकल को पिक करते हैं एंड किस तरीके से हम हमारी जो रीडिंग की स्किल है उसको बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। एंड इसको करते हुए अलग अलग एग्ज़ाम में, अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग इंग्लिश से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो कि जनरली दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड होते हैं। पहली बात तो आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और साथ ही साथ आपकी वोकैबुलरी की जो नॉलेज है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसमें हम बेसिक से एडवांस लेवल पर उस चीज़ को कैसे लेकर के जा सकते हैं, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हो कि इंग्लिश कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश तैयार करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे जो रीडिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। अगर आप अपनी रीडिंग को मास्टर करना चाहते हैं एंड विद इन टाइम, है ना, विद इन लिमिटेड टाइम, क्योंकि आज का एग्ज़ाम जितने भी होते हैं वो सारे के सारे टाइम बाउंड होते हैं। तो आपको एक फिक्स टाइम के अंदर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, पूरे पैसेज को, बड़ा सा पैसेज रहता है उसको समझना होता है। तो किस तरीके से आप आपकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कर सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर हम काम करते हैं फ्रेंड्स। और आप इस क्लास का बेनिफिट एक तरीके से और भी ले सकते हैं कि हम थोड़ा सा कुछ डिफरेंट चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करते हैं। दैट इज़ टोटली रिलेटेड टू द आर्टिकल इटसेल्फ, खुद रिलेटेड मतलब आर्टिकल से ही होता है, बट थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। वो क्या होता है तो अभी थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे। चलिए हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं व्हाट वी हैव फॉर रीडिंग टुडे। उसको शुरू करने से पहले कुछ बता दूँ कि आज का जो आर्टिकल है दैट इज़ रिलेटेड टू आवर नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है ये आज का आर्टिकल। इस्टेब्लिशमेंट का डायरेक्ट इसमें मेंशन नहीं आया है, लेकिन हम जानेंगे कि क्या होता है, क्योंकि जब हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट, है ना, पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के बारे में हमेशा हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये क्या होता है। आखिर आप सब लोग बिल्कुल ध्यान बनाए रखिएगा, आपको थोड़ी देर में ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले तो इसका मीनिंग क्या होता है। पहली बात, इस्टेब्लिशमेंट, है ना, ये टर्म पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अलग से ही यूज़ किया जाता है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नॉर्मली इस्टेब्लिशमेंट का मतलब आप लोग जानते हो, इस्टेब्लिश से बना हुआ है। इस्टेब्लिश का मतलब होता है किसी चीज़ की स्थापना करना, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट वर्ड का ही मतलब टोटली डिफरेंट होता है। ये देखिए क्या होता है। तो इसका क्या मतलब होता है, इनफॉर्मल बट पावरफुल नेटवर्क। यानी एक इनफॉर्मल, यानी इसका कोई ऐसा नहीं है कि फॉर्मल है, इसको कहीं लिखा गया है कि यहाँ ऐसा होना चाहिए, है ना। इनफॉर्मल सा है ये, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन पावरफुल नेटवर्क है, चेन है एक तरीके की, दैट कंट्रोल, जो कि क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये नेटवर्क क्या करता है, कंट्रोल करता है पाकिस्तान के की डिसीजन को, यानी पाकिस्तान के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, चाहे वो मिलिट्री से रिलेटेड हो, चाहे गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, चाहे देश से रिलेटेड हो, है ना। कौन पीएम बनेगा, कौन कहाँ पे रूल करेगा, है ना, कितना बजट एलोकेट किया जाएगा, इकॉनमी किस तरीके से चलेगी, किससे हमें रिलेशन अच्छे बनाने हैं, है ना। हमें मतलब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को किस कंट्री के साथ में अपने रिलेशन अच्छे बनाने हैं, इंडिया को किस तरीके से थ्रेट पैदा करना है। तो ये सारी चीज़ें, जितनी भी डिसीजंस होते हैं, वो यही नेटवर्क डिसाइड करता है बिहाइंड द डेमोक्रेटिक सेटअप। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, बिल्कुल ही है, पता होगा आपको कि वहाँ पे इलेक्शन होते हैं अभी भी, बट इनके पीछे ये सारी इसी सेटअप के पीछे, डेमोक्रेटिक जो सेटअप है इसके पीछे ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हो गया पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट का मतलब। अब इसमें कौन कौन होता है तो ये जानना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन होता है, ये बिल्कुल कोर चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। तो मेन कंपोनेंट क्या क्या होता है, इनमें क्या कौन कौन शामिल है। सबसे पहले पे आती है मिलिट्री, सबसे इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है, कोर अथॉरिटी, ठीक है। ISI क्या है, तो ISI इज़ इंटेलिजेंस एजेंसीज, है ना। ISI इज़ इस्लामिक इंटेलिजेंस, जो एक एजेंसी है, पाकिस्तान की तरीके से एजेंसी ही है। तो यहाँ पे ये भी शामिल होते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा, इनका भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है इस इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। साथ ही साथ जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो टॉप पे जो लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, जो नौकरशाही होती है ना, जो बड़े बड़े एलीट क्लास के जो लोग होते हैं ना, चाहे बिजनेसमैन हो गए, चाहे ऑफिशियल्स हो गए, ठीक है। तो टॉप ब्यूरोक्रेट्स भी क्या होते हैं इसके अंदर होते हैं, और साथ ही साथ कुछ ही सिलेक्टिव पॉलिटिकल या फिर बिजनेस एलिट्स भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है। बिजनेस एलिट्स यहाँ पे आगे, ब्यूरोक्रेसी का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग होते हैं, दे आर कॉल्ड ब्यूरोक्रेट्स। तो और साथ ही साथ कुछ पॉलिटिकल, है ना, PM हो गए, या PM के जो कुछ खास, है ना, मिनिस्टर्स हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, और जो ऐसे बिजनेसमैन जिनके पास पैसा बहुत सारा होता है, क्योंकि उनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान को पता होगा आपको कि उसको पैसे की बहुत आवश्यकता पड़ती है टाइम टू टाइम। तो ये मेन कंपोनेंट हो गए इस्टेब्लिशमेंट के। एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी इनके होने से कौन कौन से एरियाज इंपैक्ट पड़ते हैं, तो लगभग सारी के सारे एरियाज ही ये कवर करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ये कंट्रोल करके रखती है, और चूँकि आपको पता है कि मिलिट्री का यहाँ पे सबसे ज़्यादा से है,
तो एक तरीके से डेमोक्रेटिक होते हुए भी वहाँ पे मिलिट्री का ही एक तरीके से शासन चलता है। ये आर्टिकल पढ़ोगे आप तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से हम इस बात की पुष्टि भी कर सकते हैं। जब आप आर्टिकल पढ़ोगे तो समझोगे इस चीज़ को। पॉलिटिक्स के अंदर इनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में, रिमूवल ऑफ लीडर्स, किस लीडर को रखना है, हटाना है। इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा अभी आर्टिकल में, जब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा, है ना, कि कौन से प्रोमिनेंट लीडर के हटाने की बात कर रहा है। बता देता हूँ यहीं पे, इमरान खान आप जानते होंगे, पूर्व है ना पीएम रह चुके हैं वहाँ पे, और वो थोड़े से मिलिट्री को लेकर के थोड़े से वोकल हो गए थे, और जिन देशों से रिलेशन अच्छे मेंटेन करके रखना चाहिए उससे नहीं रख रहे थे, तो वहाँ की मिलिट्री ने क्या किया, इस्टेब्लिशमेंट ने उनको हटा दिया वहाँ से। पता होगा अभी के टाइम पे कहाँ पे वो जेल के अंदर हैं, और इलेक्शन को भी इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा ये करते हैं। तो पॉलिटिक्स में इस तरीके का इन्फ्लुएंस है इनका। साथ ही साथ फॉरेन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी जो फॉरेन रिलेशन रहेंगे, किस कंट्री से कैसा रहेगा। इंडिया भी आ जाता है, साथ ही साथ यूएस, बाकी सारी कंट्रीज़ भी आ जाती है, जिससे इस्लामिक नेशंस हैं ना, वो भी शामिल हैं इसके अंदर। तो स्पेशली इंडिया की अगर हम बात करें, अफगानिस्तान, यूएस, चाइना, तो इनके साथ रिलेशन कैसे होंगे, तो ये इस्टेब्लिशमेंट का काफ़ी ज़्यादा सही रहता है वहाँ पे। सिक्योरिटी, डिफेंस, बजट कितना दिया जाएगा, न्यूक्लियर पॉलिसी क्या रहेगी, है ना, इंटरनल स्टेबिलिटी, है ना, कि आंतरिक जो स्थिरता है वो कैसी रहेगी, है ना, उस चीज़ को भी इन्फ्लुएंस ये करते हैं। साथ ही साथ मीडिया नैरेटिव, मीडिया बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, जान लीजिए पाकिस्तान के अंदर, यानी जल्दी से वहाँ की जो चीज़ें हैं वो बाहर निकल करके नहीं आती है, सच्चाइयाँ। यहाँ तक कि वहाँ के जो मीडिया के अंदर भी जो बड़ी मीडिया हाउसेज हैं वो भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ही लैंग्वेज या फिर इस्टेब्लिशमेंट की ही लैंग्वेज बोल रहे होते हैं। तो मीडिया नैरेटिव भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। जिससे क्या होता है, पब्लिक ओपिनियन, वहाँ के लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि क्या गलत हो रहा है उनके कंट्री के अंदर, क्योंकि मीडिया प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन रिवीलिंग दोज थिंग्स हु आर अंडर द कार्पेट, है ना, जो चीज़ें छुपी हुई हैं उसको पब्लिक में लाने का काम किसका होता है, मीडिया का ही होता है। बट अगर मीडिया भी कंट्रोल में है तो इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट कि उस चीज़ को आप हाईलाइट करो, लोगों की नज़रों में लेकर के आओ। और साथ ही साथ सेंसरशिप, यानी किस पॉलिटिशियन को आज़ादी देनी है बोलने की, है ना, कैंपेन करने की, किस पॉलिटिकल पार्टी की रैली को अप्रूवल देना है, ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट आप देख लो कि पूरी की पूरी चीज़ें ही कौन इन्फ्लुएंस करता है। छोटी मोटी चीज़ें भले ही वहाँ के पॉलिटिशियंस देखते हैं, लेकिन जो बड़े मेजर जो एरियाज़ हैं उनको पूरी इस्टेब्लिशमेंट ही कंट्रोल करके रखती है ना। और मिलिट्री मेन, इसमें मेन किसका काम होता है, मिलिट्री का ही होता है। की फीचर क्या है इसके, तो फंक्शन एज अ पैरेलल पावर, बिल्कुल ये एक पैरेलल पावर की तरह वर्क करती है, काम करती है, सेंटर की तरह, है ना, स्ट्रॉन्गर देन इलेक्टेड गवर्नमेंट। और ये बहुत ही ज़्यादा अभी आप देखोगे तो, अगर आप इंटरेस्ट रखते होगे जियो पॉलिटिक्स के अंदर, तो पहले के टाइम पे जब इमरान खान थे तो उनके साथ जो वहाँ के आर्मी चीफ हुआ करते थे, ठीक है, अब उनकी पोस्ट को भी क्या एलिवेट किया जा, रैंक भी बढ़ा दी गई है। तो पहले इमरान खान जब थे तो उनके साथ उनकी मिलिट्री चीफ कभी नहीं जाते थे, लेकिन अब आप देखिए तो जब कभी भी कोई भी मीटिंग होती है किसी बड़ी कंट्री के साथ में, इन पर्टिकुलर अगर हम यूएस की बात करें, तो आपको वो हमेशा दिख जाएंगे कि कहीं ना कहीं जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ वहाँ के चीफ भी आपको दिख जाएंगे। चीफ अभी के टाइम पे उनकी रैंकिंग चेंज हो चुकी है, उनको वहाँ का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया गया है ना, सॉरी फील्ड मार्शल, नॉट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, फील्ड मार्शल बना दिया गया है, ठीक है, फील्ड मार्शल की रैंक दे दी गई है। तो ये कुछ काफ़ी अच्छी चीज़ है इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, ठीक है। मुझे भी जब पता नहीं था तो पता चल गया, तो काफ़ी अच्छा एक ओवरव्यू मिल जाता है, ठीक है, पाकिस्तान को लेकर के। चलिए वोकैबुलरी को देख लेते हैं, क्या क्या वोकैब है हमारे पास। कू, इसको देखिए कू पढ़ते हैं, पी साइलेंट रहता है, यहाँ पे लिखा COUP है, बट कू पढ़ते हैं इसको। कू का मतलब क्या होता है, सडन फोर्सफुल टेकन ओवर ऑफ पावर। काफ़ी कॉमन हो गया आज के टाइम पे तो ये, है ना। बांग्लादेश में देखा हमने कि जब इलेक्टेड जो सरकार होती है उसका तख्ता पलट कर दिया जाता है। वो क्या होता है, तख्ता पलट, यानी जो इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है उसको उठा करके हटा देना और मिलिट्री पावर को स्टैब्लिश कर लेना, दैट इज़ कॉल्ड कू। टेक ओवर, रिवॉल्ट या कुछ भी इसको आप कह सकते हो। नेक्स्ट वर्ड, एक नेक्स्ट फ्रेज है, पुट द स्ट्रिंग बिहाइंड। स्ट्रिंग यानी स्ट्रिंग क्या होता है, धागा, उसको पीछे खींचना। इसका क्या मतलब हुआ, तो छुप करके कंट्रोल करना, या तो लीडर को या फिर किसी इवेंट को, है ना, कोई भी इवेंट है, ओकेजन है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी है, उसको जब सीक्रेटली किसी और के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पुल द स्ट्रिंग्स बिहाइंड। मैनिपुलेट करना, ऑर्केस्ट्रेट करना, कंट्रोल करना। नेक्स्ट वर्ड इज फसाड, इसको फसाड पढ़ते हैं। फसाड क्या होता है, डिसेप्टिव आउटवर्ड अपीयरेंस, डिसगाइज कहते हैं आप इसको, ठीक है। डिसगाइज क्या होता है, तो जो वेश बदल दिया जाता है, गुमराह करने की जो कोशिश करी जाती है वेश बदल करके, दैट इज कॉल्ड फसाड। नकली जामा पहन लेना, चेहरे पे नकाब डाल लेना, दैट इज कॉल्ड फसाड। फ्रंट, विनियर वर्ड याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिसगाइज, है ना। नेक्स्ट वर्ड इज क्रॉनिक। क्रॉनिक वर्ड का क्या मतलब होता है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो, पहली बात तो उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो और लंबे टाइम से चलती हुई आ रही है, दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक।
क्रॉनिकल डिजीज़ होती है ना, बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज़ होते हैं ना, क्रॉनिक डिजीज़ होते हैं जो लंबे टाइम से चल रहे होते हैं और ठीक भी नहीं होते हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी क्रिएट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉनिक। परसिस्टेंट या प्रोलॉन्ग भी आप इसको कह सकते हैं। सुपाइन क्या होता है? सुपाइन बहुत अच्छा वर्ड है, ये एग्जाम में आप लिख के ले लो, एग्जाम में ज़रूर पूछेगा, आने वाले एग्जाम में अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वर्ड कंफर्म है कि ये पूछेगा, क्योंकि इस वर्ड का जो ये सिनोनिम है ना सबमिसिव, ये काफ़ी कॉमन वर्ड है तो इसका पूछ सकता है। इसका क्या मतलब होता है? वीक, पैसिव या फिर नॉट रजिस्टिंग, यानी कोई भी ऐसा इंसान जो रजिस्टर नहीं करता हो, हामी भर देता हो, है ना, कुछ अपना ओपिनियन नहीं रखता हो, दैट इज कॉल्ड सुपाइन। कॉम्प्लाइंट, कॉम्प्लाइंट का मतलब मान जाने वाला। पैसिव या फिर सबमिसिव, सबमिसिव मतलब भोंदू, है ना, जो अपना ओपिनियन नहीं रख पाता हो लोगों के सामने, ठीक है, जो दब्बू है ना, दब्बू भी कह सकते हो आप इसको, दैट इज कॉल्ड सबमिसिव। एलिवेट क्या होता है? एलिवेट एक वर्ब है। एलिवेट का मतलब क्या होता है? टू रेज टू अ हायर रैंक, यानी किसी की जो रैंक है उसको और भी ज़्यादा बढ़ा देना, है ना, उसको बड़े पोस्ट पे लेकर के आना, दैट इज कॉल्ड एलिवेट करना। प्रमोट, एडवांस या फिर अपग्रेड, है ना, दैट इज कॉल्ड एलिवेट। बहुत अच्छा वर्ड है ये। टू प्ले सेकंड फिडल, ये बहुत अच्छा फ्रेज है। टू टेक अ सबऑर्डिनेट रोल, फिडल क्या होता है? तो फिडल होता है वायलिन जो भी बजाता है, और आपने देखा होगा अगर तो जो वायलिन बजता है उसके साथ साथ कुछ और भी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते हैं जो उसके पीछे पीछे वायलिन के साथ ही, वो जैसा वायलिन का धुन होता है उसके साथ ही टोन होता है, वैसा ही वो भी क्या करते हैं, प्ले करते हैं, बजाते हैं, वो जो भी इंस्ट्रूमेंट उनके पास रहता है। तो दैट इज़ टू प्ले सेकंड फिडल, यानी और वो जो वायलिन मेन, एक तो मेन होता है और एक दूसरा होता है, तो वो सबऑर्डिनेट होते हैं, वो उसके पीछे पीछे आते हैं। टू टेक अ सबऑर्डिनेट रोल, यानी एक ऐसे रोल कर लेना जो सबऑर्डिनेट हो, जो किसी सहायता करने के लिए हो, ठीक है, मेन लीडिंग का काम नहीं करता हो, लीडर का काम नहीं करता हो, पीछे पीछे आता हो, दैट इज कॉल्ड टू प्ले सेकंड फिडल। बी सेकेंडरी, बी या सबऑर्डिनेट, हाँ, इसके कुछ सिनोनिम हो गए, ठीक है। तो चलिए आज के अपने आर्टिकल पे हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से वर्ड बाय वर्ड कनेक्ट करके हम चीज़ों को, आज का आर्टिकल पढ़ने में बहुत ईजी है। अगर आप बेसिक अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हो रीडिंग करने की, तो आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है, क्योंकि देखिए आर्टिकल जो लिखा जाता है वो भी थोड़ी लैंग्वेज को चेंज करके, हालांकि कोर लैंग्वेज तो सेम ही रहती है, बट डिपेंड्स ऑन द एडिटर एज वेल, कि एडिटर किस तरीके का है उनके हिसाब से वो। आर्टिकल का जो टाइटल है दैट इज़ पावर ग्रैब। पावर ग्रैब का मतलब क्या होता है कि आपके पास पावर अभी भी है एंड और पावर आप और ज़्यादा चाह रहे हो, हथियाना चाह रहे हो। ग्रैब का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को हथियाना, पकड़ लेना, दैट इज़ कॉल्ड ग्रैब। पावर ग्रैब यानी शक्ति को और भी ज़्यादा, आपको लग रहा है कि शक्ति मेरे पास कम है तो आप पावर के लिए और भी ज़्यादा उत्सुक हो और उसको हथियाने की कोशिश कर रहे हो। आप कैसी पावर और कौन हथियाने की कोशिश कर रहा है अभी समझ में आ जाएगा आपको। जनरल मुनीर इनडायरेक्ट, यानी ये जो जनरल है, जनरल क्या होती है? तो रैंक होती है एक तरीके की। तो जनरल मुनीर की जो ये इनडायरेक्ट कू है, ये डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा साधा दिखने वाला, इनडायरेक्ट मतलब छुपा हुआ। तो ये जो जनरल मुनीर का जो इनडायरेक्ट कू है, ये जो तख्ता पलट है एक तरीके से, इनडायरेक्ट कू का मतलब रियल में ये हुआ नहीं है, ठीक है, इन पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। कू देख करके ये मत समझ जाइएगा कि पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट हो गया, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनडायरेक्ट वर्ड इसीलिए लगाया गया है यहाँ पे क्योंकि ये दिख नहीं रहा है, हालांकि है कुछ ऐसा ही। तो ये जो कू है, कुड बैक फायर ऑन हिम, इसका गलत परिणाम इन्हीं के ऊपर पड़ सकता है। बैक फायर का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपने कोई प्लान बनाया है ना, और वो आप ही को नुकसान पहुंचा दिया, तो दैट इज बैक फायर, है ना। बैक फायर मिस फायर कर जाना किसी चीज़ का, दैट इज कॉल्ड बैक फायर करना, और ये उन्हीं को नुकसान पहुंचा सकता है। द 27th आर्टिकल का थोड़ा सा आपको एक समरी दे देता हूँ कि अभी पाकिस्तान में क्या हुआ। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो एक देश के अंदर किस तरीके के रूल एंड रेगुलेशन चलेंगे, है ना, उस देश का चेहरा कैसा होगा, देश के लोगों के साथ कैसे ट्रीटमेंट करी जाएगी, क्या डेवलपमेंट का प्रोसेस होना चाहिए, इनको ध्यान में रखना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, बेसिकली वो एक कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिसाइड होता है। तो हमारे इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, पता होगा आपको। साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर भी उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की जा रही है, और उन अमेंडमेंट से ये साफ जाहिर हो रहा है कि वहाँ की जो मिलिट्री है, जिसके पास ऑलरेडी कंट्रोल है पाकिस्तान का, है ना, पॉलिटिशियंस उनके हाथ में ही है, पूरी तरीके से कंट्रोल में ही है, पर वो अब उस चीज़ को एक लीगल फॉर्म देने की, मतलब अगर वो अमेंडमेंट कर देंगे तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें लिख दी जाएंगी, और वो चीज़ें लिख दी जाएंगी तो यानी अब उसको फॉर्मल लैंग्वेज मिल जाएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज मिल जाएगा। तो ये जो चीज़ें करी गई है, अमेंडमेंट करी गई है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो यही दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं पिछले दशकों में भी हमने, जब से पाकिस्तान एज अ कंट्री एग्जिस्ट करता है, तब से बहुत लोगों ने कोशिश करी, पर उसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट उनको देखने को मिला, और अंततः उनका डाउनफॉल ही हुआ एक तरीके से। तो अभी के टाइम पे जो मुनीर ये काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये बैकफायर कर सकता है, ये जो अमेंडमेंट वो ला रहे हैं। तो ये बेसिकली इस पूरे के पूरे आर्टिकल का एक सार है, ठीक है। अगर इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे तो आर्टिकल आप एक अप्रोच के साथ में समझ सकते हो। चलिए देखते हैं, ये जो 27th
अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट का तो सुधार, ठीक है, बदलाव जो अमेंडमेंट हुआ है कहाँ पे, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अमेंडमेंट के साथ हमेशा टू का यूज़ होता है, याद रखिएगा जिस चीज़ में अमेंडमेंट किया जाता है। पास्ड ऑन नवंबर 13, जिसको कब पास किया गया, पास किया गया नवंबर 13 को। फॉर्मलाइजेज, वो लीगल रूप दे देता है, फॉर्मलाइज कर देता है, ऑफिशियल बना देता है किस चीज़ को, व्हाट हैज़ लॉन्ग बिन, जो कि रहा है, हैज़ लॉन्ग बिन का मतलब लंबे समय से रहा है, एंड ओपन सीक्रेट, एक ऐसा सीक्रेट जो कि ओपन है, काफ़ी खुले में है, यानी वहाँ के लोगों को भी पता है, दुनिया वालों को भी पता है कि क्या होती हैं, बट ऐसा दिखाते हैं कि दे आर प्रिटेंडिंग बेसिकली, है ना, वो दिखाते हैं कि दे आर डेमोक्रेटिक नेशन, बट रियलिटी सबको पता है। दैट, और ये अमेंडमेंट क्या है, दैट की द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, यानी मिलिट्री की जो एस्टैब्लिशमेंट है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, पुल्स द स्ट्रिंग, ये क्या करता है, ये सीक्रेट बेसिकली, यहाँ पे सीक्रेट की बात करें, क्या सीक्रेट है कि वो क्या करता है, पुल द स्ट्रिंग्स बिहाइंड द फकार्ड ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के उस नकाब के पीछे मेन कंट्रोल किसका रहता है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का है, तो ये यहाँ का सीक्रेट है, ओपन सीक्रेट है। जनरल आसिम मुनीर, यानी जो वहाँ के जो जनरल हैं आसिम मुनीर, द आर्मी चीफ, जो कि क्या है, आर्मी के चीफ हैं, है ना, मुख्य है यहाँ पे, वहाँ पे, हैज़ बिन स्टडीली, वो लगातार, स्टडीली का मतलब कॉन्स्टेंटली, यानी धीरे धीरे बट लगातार, कॉन्सोलिडेट कर रहे हैं। कॉन्सोलिडेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को और भी ज़्यादा मजबूत करना, इकट्ठा करना, और किसी चीज़ को पावर को और भी ज़्यादा मजबूत बना रहे हैं, अपने पावर की बात कर रहे हैं, वहाँ के उनके पावर की बात कर रहा है। एंड द शहबाज शरीफ, और वहाँ के जो पीएम है शहबाज शरीफ, कोalition गवर्नमेंट, उनकी उनसे बनकर मिली जुली जो सरकार है, कोalition क्या, गठबंधन की जो सरकार है, ऑपरेट करती है, काम करती है विद हिज ब्लेसिंग्स, यानी उनके आशीर्वादों से ही। पता चल गया ना पाकिस्तान में चीज़ें कैसी हैं। इन मई के अंदर अगर हम देखें, आफ्टर अ ब्रीफ कॉन्फ्लिक्ट, एक छोटे से कॉन्फ्लिक्ट के बाद विद इंडिया, जो कि किसके साथ हुआ था, इंडिया के साथ में हुआ था, द गवर्नमेंट एलिवेटेड, जो सरकार थी उन्होंने क्या किया, रैंक को बढ़ा दिया। एलिवेट का मतलब रैंक को बढ़ा देना, और रैंक किसकी थी, ये जनरल मुनीर की थी, और ये रैंक कहाँ तक पहुँचा दिया उनकी रैंक को, टू द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल, यानी फील्ड मार्शल की रैंक पे पहुँचा दिया। द सेकेंड 5 स्टार जनरल आफ्टर अयूब खान, और ये क्या है, ये सेकेंड 5 स्टार है। सेकेंड 5 स्टार क्या है, जनरल हैं, ऐसे जनरल जिनको बेसिकली 5 स्टार है ना। जब देखोगे आप हमारी कंट्री के अंदर भी तो 5 स्टार हमारे यहाँ के जो जनरल होते हैं बेसिकली उनके कॉलर पे 4 स्टार तक ही होते हैं, ठीक है। आर्मी की अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो उनसे अगर आगे बढ़ते हैं तो 5 स्टार ऑफिसर हो जाते हैं। और हमारे यहाँ भी 2 लोग हुए हैं, है ना। 2 लोग कौन है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एक थोड़ा सा इंटरैक्टिव इस क्लास को बनाते हैं कि थोड़ा जीके देखते हैं आपका कि व्हाट डू यू नो अबाउट इट। हमारे इंडिया के अंदर जो 2 लोग अभी तक फील्ड मार्शल की रैंक पे प्रमोट होके पहुँचे हैं, एंड दे वर डिजर्विंग, पहले कौन थे दूसरे कौन थे ये हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये एंड आफ्टर अयूब खान, ये किसके बाद है, अयूब खान। यानी अयूब खान पहले थे जिनको ये रैंक मिली थी, अब इनको भी बना दिया गया, 5 स्टार रैंक दे दी गई है। द अमेंडमेंट गोज़ फर्दर, ये जो अमेंडमेंट है वो आगे जाता है, यानी अभी सुधार रुका नहीं है, अभी आगे भी है। रीस्ट्रक्चर द मिलिट्री कमांड, रीस्ट्रक्चर करते हुए, फिर से निर्माण करते हुए किस चीज़ का, इस मिलिट्री कमांड का, जो मिलिट्री कमांड है इसका, एंड द जुडिशियर, साथ ही साथ जुडिशरी का भी, वहाँ की न्यायपालिका का भी। इट रीराइट्स, ये फिर से लिखता है किस चीज़ को, आर्टिकल 243 को, यानी आर्टिकल 243 को फिर से लिखता है, जो कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का। इंट्रोड्यूसिंग अ पोस्ट, इंट्रोड्यूस करते हुए, लाते हुए एक पोस्ट को, एक रैंक को या पोस्ट को, प्लेस को। ये पोस्ट कौन सी है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, यानी CDF है ना। हमारे यहाँ भी आपको पता होगा CDS होते हैं ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो इनके यहाँ भी ये रैंक बनाई जा रही है। हु विल एक्सरसाइज, जो कि करेंगे या क्या करेंगे, ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हु विल एक्सरसाइज अथॉरिटी ओवर द आर्मी, जो कि एक्सरसाइज करेंगे अपनी अथॉरिटी का, अपने अधिकार का 3 लोगों के ऊपर, आर्मी के ऊपर, नेवी के ऊपर, साथ ही साथ एयरफोर्स, 3 ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अपना ये कंट्रोल बना करके रखेंगे। द आर्मी चीफ विल ऑल्सो सर्व, ये जो आर्मी के चीफ हैं वो सर्व करेंगे, सेवा देंगे इस चीज़ का भी, एज द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, यानी वही होंगे, क्या होंगे, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। हमारे यहाँ पता होगा आपको, अगर इंडिया से कनेक्ट करके देखोगे आप तो हमारे यहाँ आर्मी के चीफ अलग होते हैं और हमारे यहाँ CDS अलग से रैंक होती है, ठीक है। अभी के टाइम पे लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत जी, सॉरी माय मिस्टेक, अनिल चौहान जी, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान क्या है हमारे CDS है। पहले जो CDS थे वो बिपिन रावत सर थे। इट ऑल्सो क्रिएट कर देता है, बना देता है किस चीज़ को, द पोस्ट ऑफ कमांडर, यानी एक पोस्ट और भी बना देता है जो कि है कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का, यानी एक कमांड है अलग से, तो इनके पोस्ट को भी क्रिएट करता है ये अमेंडमेंट। टू ओवरसी, क्यों बनाया गया, ताकि ओवरसी किया जा सके, निगरानी बनाए रखा जा सके किस चीज़ के ऊपर, न्यूक्लियर और साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक एसेट्स के ऊपर, यानी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कूटनीति से भरे हुए जो एसेट्स हैं, जो भी उनके पास हथियार वगैरह हैं, वेपन्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, ठीक है, मशीन गन्स, जो भी मतलब जितने भी उनके एसेट्स हैं, एसेट का होता है जो फ़ायदा लेकर के आते हैं। तो
ये ओवरसी करने के लिए एक अलग से कमांडर की पोस्ट को भी बना रहा है वहाँ पे। द कमांडर विल बी अपॉइंटेड, जो कमांडर है उनको अपॉइंट किया जाएगा, उनका चुनाव किया जाएगा बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ऑन द आर्मी चीफ रिकमेंडेशन। ये किसके रिकमेंडेशन पे होगा? तो वहाँ के जो आर्मी चीफ होंगे उनके रिकमेंडेशन पे, सुझाव पे होगा। मोस्ट स्ट्राइकिंगली, यानी और भी ज़्यादा परेशान करने वाली बात अगर हम देखें सबसे ज़्यादा, द अमेंडमेंट ऑफर, जो अमेंडमेंट है, सुधार है, वो ऑफर करता है लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी को। यानी क्या सबसे बड़ा इसमें चेंज किया गया है? तो लंबे पूरी जीवन भर चलने वाली इम्यूनिटी को ऑफर करता है। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी क्या होती है? पनिशमेंट से आज़ादी, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। और ये किससे? फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगर कोई भी चलाई जाएगी, लीगल कार्यवाही करी जाएगी जो क्रिमिनल नेचर की होगी, तो इनसे इम्यूनिटी देता है। किसको? टू एनी ऑफिसर, यानी किसी भी ऑफिसर को जो कि एलिवेटेड टू, जिसको प्रमोट कर दिया गया है कहाँ तक? 5 स्टार के रैंक तक। अगर कोई भी ऑफिसर है जिसको 5 स्टार रैंक मिली हुई है तो उसके ऊपर ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जाएंगी, उससे इम्यूनिटी होगी। करंटली जनरल मुनीर, करंटली कौन है ये? जनरल मुनीर है, जनरल मुनीर है। एज वेल एज, साथ ही साथ ये क्या करता है? द प्रेसिडेंट, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट को भी इम्यूनिटी मिल रहा है, 2 लोगों को मिल रहा है। 5 स्टार ऑफिसर्स विल रिमेन, जो 5 स्टार जो ऑफिसर्स होंगे वो बने रहेंगे इन द यूनिफॉर्म, यानी पूरी जिंदगी भर, फॉर लाइफ, जिंदगी भर के लिए यूनिफॉर्म अपना होल्ड करके रख सकते हैं, पहन के रख सकते हैं। एंड कैन बी रिमूव, और इनको हटाया जाएगा ओनली तभी थ्रू एन इम्पीचमेंट, एक तरीके की इम्पीचमेंट के थ्रू, लाइक प्रोसेस, यानी इम्पीचमेंट जैसा एक प्रोसेस होगा। इम्पीचमेंट क्या होता है? तो हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट को अगर प्रेसिडेंट एक, चूँकि एक बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है, तो उसको रिमूव नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ इम्पीच किया जा सकता है। इम्पीचमेंट के लिए आपको पता होगा बहुत ही अलग क्राइटेरिया है हमारी कंट्री में भी। तो इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा अंडर आर्टिकल 7, जो कि किस में लिखा गया है? आर्टिकल 47 के अंदर लिखा गया है। इन इफेक्ट, अगर हम इफेक्टिवली देखें, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें व्यवहारिक रूप से, जनरल मुनीर विल बी, तो वहाँ के जो जनरल है मुनीर, विल बी द न्यू सेंट्रल लाइज्ड पावर सेंटर, वो मुख्य केंद्र होंगे पावर का इन द एस्टैब्लिशमेंट, यानी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर। एस्टैब्लिशमेंट कौन? तो ISI, मिलिट्री है ना, और जो एलिट बिजनेस पीपल हैं, और साथ ही साथ जो पॉलिटिशियंस वगैरह हैं, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं टॉप के, तो इनका जो एक पूरा का पूरा कलेक्शन है, दे आर कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट। तो ये एस्टैब्लिशमेंट में मेन रोल इन्हीं का होगा। द अमेंडमेंट ऑल्सो स्ट्रिप, ये जो अमेंडमेंट है ये स्ट्रिप कर देता है, रिमूव कर देता है। स्ट्रिप का मतलब रिमूव कर देना, रिमूव कर देता है किस चीज़ को? सुप्रीम कोर्ट को, ऑफ इट्स अथॉरिटी, और ये उनकी एक अथॉरिटी है, उनका एक अधिकार है टू इंटरप्रेट करने का। तो कॉन्स्टिट्यूशन को पता होगा आपको कि हमारे यहाँ भी जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो गार्जियन है वो सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। तो जब कभी भी किसी भी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने की कोशिश करी जाती है और उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को लगता है नहीं ये चीज़ें गलत हो रही हैं, तो वो बार बार उस चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए अमेंडमेंट्स का इंटरप्रिटेशन करती है, अपने हिसाब से उसको समझने की कोशिश करती है, उसको सुलझाने की कोशिश करती है। तो अब वहाँ से सुप्रीम कोर्ट की इस अथॉरिटी को भी ले लिया गया है, रिमूव कर दिया गया। इस्टेब्लिश करते हुए, बनाते हुए एक नए कॉन्स्टिट्यूशनल कोड को, एक नया कोड बनाया जाएगा, संवैधानिक कोड। वो जजेस, जिसके जो जजेस होंगे, जो जज करने वाले जो लोग होंगे, विल बी अपॉइंटेड, उनको अपॉइंट किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट, यानी सरकार के द्वारा ही। और सरकार की रिकमेंडेशन, किसके रिकमेंडेशन पे करेगी आपको पता ही होगा। सेवरल सीनियर जजेस, कई बाकी जो सीनियर जो जजेस हैं, हैव रिजाइन, उन्होंने रिजाइन कर दिया है इन प्रोटेस्ट, यानी प्रोटेस्ट में आकर के। डेमोक्रेसी हैज़ हार्डली बिन पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग पॉइंट, डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है, वो मुश्किल से ही रहा है। क्या रहा है? पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग पॉइंट, यानी अहम मुद्दा रहा है। येट फिर भी सिविल सोसाइटी एंड सेगमेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल क्लास, जो सिविल सोसाइटी है ना, सिविल सोसाइटी क्या होती है? जो ह्यूमन राइट्स की बात करती है, लोगों के राइट्स की बात करती हैं, और जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो सोसाइटी के में रहने वाले लोगों के राइट्स के बारे में बात करते हैं। और जो सेगमेंट हैं, कुछ जो तबके हैं किसके? पॉलिटिकल क्लास के, हैव एट क्रिटिकल मूवमेंट्स, यानी काफ़ी अहम समयों पे या मूवमेंट्स पे उन्होंने रजिस्ट किया, विरोध किया पावरफुल जनरल्स के, यानी शक्तिशाली जो जनरल्स होते हैं उनका। रिक्लेम करते हुए, फिर से स्टैब्लिश करते हुए किस चीज़ को? लिमिटेड डेमोक्रेटिक स्पेस को, यानी जो एक सीमित डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक जो स्पेस है उसको फिर से रिक्लेम करते हुए, फिर से स्टैब्लिश करते हुए। टुडे, आज भी, हाउएवर, हालांकि द रूलिंग एलिट, जो अभी सत्ता में जो एलिट है ना, एलिट का क्या मतलब क्या होता है? जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल जो और पावरफुल लोग होते हैं उनके ग्रुप को हम एलिट कहते हैं। तो ऐसा सीन प्रतीत होते हैं, मोर विलिंग, कि और भी ज़्यादा इच्छुक हैं दैन एवर, हमेशा से, यानी इस बार तो लग रहा है कुछ और ही उतावले हैं ये, टू प्ले सेकंड फिडल टू द जनरल्स, ताकि ये सबऑर्डिनेट की तरह काम कर सके। किसके लिए? जनरल्स के लिए, वहाँ के आर्मी के चीफ के लिए। द ओनली मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन, जो केवल सबसे मुख्य धारा के जो पॉलिटिशियन है, चैलेंजिंग, जो कि चैलेंज कर रहे हैं किसको? जनरल मुनीर को, इज इमरान खान। वो कौन है? इमरान खान है। इन प्रिजन फॉर मोर देन 2 ईयर्स, जो कि कहाँ है? अभी जेल के अंदर है। कब से? मोर देन 2 ईयर्स। सपोज मान लीजिए, सोचिए कि कितनी बड़ी बात है कि
वहाँ का जो मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिशियन है उसको 2 साल से उन लोगों ने जेल में रखा है और कोई भी बातचीत नहीं हो रही इसी चीज़ के ऊपर। विद अ वीकेंड गवर्नमेंट, यानी कमज़ोर होते हुए एक सरकार के साथ में एंड साथ ही साथ एक अपोजिशन के साथ में, अपोजिशन का मतलब विपक्ष के साथ में लीडरशिप जो कि नेतृत्व कर रहा है बिहाइंड बार, जो कि कहाँ पे है, जेल के अंदर है। बिहाइंड बार का मतलब क्या होता है, जेल के अंदर। जनरल मुनीर हैं, इसके साथ में जो जनरल मुनीर है इज एक्सपांडिंग, वो क्या बढ़ा रहे हैं इस अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी को, अपने अधिकार को विद द फुल कंफर्ट, यानी पूरे आराम के साथ में, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन का, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से आने वाले सुरक्षा का। बट द स्टोरी ऑफ द राइज, यानी ये जो कहानी है, कहानी किस चीज़ की, राइज का मतलब बढ़त की या प्रमोशन की, ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री स्ट्रॉन्ग मैन, यानी पाकिस्तान के जो मिलिट्री के अंदर जो स्ट्रॉन्ग मैन रहे हैं ना, स्ट्रॉन्ग मैन का मतलब एक तो होता है कि जनरल हैं, उनका काम है ना, जनरल का जैसा काम होता है वो करेंगे, बट अगर वो और भी ज़्यादा पावर को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो राइज है इसकी जो कहानी है टिपिकली जनरली एंड्स विद, वो खत्म हो जाती है किस चीज़ के साथ में, विद देयर इवेंचुअल डाउनफॉल, ये अंततः उनका डिक्लाइन होता है और वो उनकी स्टोरी खत्म हो जाती है। इवेंचुअल का मतलब फाइनल। हैज़ पावर ग्रैब, उनका ये जो पावर को हथियाने का जो ग्रैब है ना, जो इच्छा है, जो डिज़ायर है, कम्स एट अ टाइम, वो एक ऐसे समय पे आता है व्हेन द कंट्री, ये जो देश है पाकिस्तान है, इस फाइटिंग वो लड़ रहा है, एंड इंसर्जेंसी से, एक विद्रोह से, बगावत से, जो कि कहाँ से आ रहा है, ट्राइबल एरिया से आ रहा है, बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे तो पता चलेगा, बलूचिस्तान अभी के टाइम पे दे आर ऑल्सो वेरी दिस टाइम वेरी अटैकिव है ना, मतलब अटैक के मोड में है वो भी, ठीक है। रिलेशंस विद इंडिया, जो रिश्ते हैं इंडिया के साथ और साथ ही साथ अफगानिस्तान के साथ में भी आर एट लो, वो सबसे लो पे हैं इस बार, सबसे ख़राब है। इमरान खान पीटीआई, इमरान खान की जो पॉलिटिकल पार्टी दैट इज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कॉन्टीन्यूज़ टू चैलेंज, वो उन्होंने जारी रखा है चैलेंज करना, कहाँ से, इस हाइब्रिड सिविल मिलिट्री रूल को। हाइब्रिड का मतलब 2 लोगों के साथ में जो सिविल और मिलिट्री का जो एक रूल है, फ्रॉम द स्ट्रीट्स, यानी जनरल वहाँ के जो आम जनता है उनके व्यू पॉइंट से जो चैलेंज करते हुए इमरान खान की जो पार्टी उन्होंने चैलेंज करना जारी रखा है। एंड जो इकॉनमी है, ये अलग अलग चैलेंजेस बता रहा है पाकिस्तान के अंदर। अगर आपको बताना हो कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके के चैलेंजेस हैं, बिकॉज पाकिस्तान इज आवर नेबरिंग कंट्री, उनके बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ की जो चैलेंजेस हैं ये सारी चीज़ें चैलेंजेस हैं। द इकॉनमी इज इन क्रॉनिक, जो वहाँ की इकॉनमी है वो भी क्रॉनिक डिस्ट्रेस में, यानी काफ़ी लंबे टाइम से परेशानी में है, सफरिंग में है। जनरल मुनीर रिस्पॉन्स, यानी जनरल मुनीर का ये जो रिस्पॉन्स है टू दीज चैलेंजेस, इन चैलेंजेस को लेकर के वॉज टू स्टेज, वो क्या था कि वो स्टेज कर दें, एग्जीक्यूट कर दें एक इनडायरेक्ट कू को, एक अलग से कू को, यानी तख्ता पलट को यूज़ करते हुए स्पाइन पॉलिटिशियन, यानी किसको, स्पाइन पॉलिटिशियन को, इन सबमिसिव पॉलिटिशियन को, इट कुड बैक फॉर सूनर रैदर दैन लेटर, तो ये बैक फायर कर सकता है, इनको ये नुकसान पहुंचा सकता है, ये तो हो सकता है जल्दी हो जाए बजाय कि ये बाद में हो, ठीक। तो ये इस आर्टिकल, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा आर्टिकल अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आज के हम क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, ताकि हमें इस आर्टिकल की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मिली है नहीं, ये हम समझ सके इस चीज़ को, ठीक है, कि ये प्रैक्टिकल चीज़ है कि अगर आपको ये आर्टिकल समझ में आया नहीं, चेक करना है, तो आप क्वेश्चन को खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अटेम्प्ट करिए, नहीं तो हम तो करा ही रहे हैं। व्हाई डज द ऑथर सजेस्ट, क्यों ये ऑथर सजेस्ट करता है कि अमेंडमेंट कुड इवेंचुअली बैकफायर, मतलब आर्टिकल में भी बैकफायर, जो ऑथर ने आर्टिकल लिखा है वो बार बार क्यों कह रहे हैं कि ये बैकफायर कर सकता है। इट में ट्रिगर रेजिस्टेंस फ्रॉम पॉलिटिकल एक्टर्स और द पब्लिक, इट माइट स्लो डाउन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, नो, ये आंसर नहीं होगा हमारा। इट कुड इम्प्रूव सिविलियन ओवरसाइट, नो। इट में लीड टू, नो, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस फ्रॉम पॉलिटिकल एक्टर से होगा ही, और कहीं ना कहीं यही रीज़न रहे डाउनफॉल का, और साथ ही साथ पब्लिक भी इनके खिलाफ में हो सकती है। क्या सेंट्रल शिफ्ट देखा गया है पाकिस्तान के पावर के स्ट्रक्चर में, डज द आर्टिकल हाईलाइट, जिसको ये आर्टिकल हाईलाइट करता है, क्या पावर दिख रही है आपको। मिलिट्री का रोल इज बीइंग फॉर्मली रिड्यूस्ड, नो। पार्लियामेंट इज रीगेनिंग कंट्रोल ओवर, नो। आर्मी चीफ की जो अथॉरिटी है वो सिग्निफिकेंटली एक्सपांड होती जा रही है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। व्हाट ब्रॉडर पॉइंट डज द आर्टिकल मेक, कौन सा बहुत बड़ा पॉइंट ये आर्टिकल मेक करता है, बनाता है पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस को लेकर के। इट हैज़ रिमेन्ड लार्जली अनअफेक्टेड बाई मिलिट्री इन्फ्लुएंस, इट हैज़ हिस्टोरिकली स्ट्रगल ड्यू टू रिपीटेड मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट, इट हैज़ बीन स्टेबल, नो। इट हैज़ बिकम स्ट्रॉन्गर विद इन ईच, नो। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इट हैज़ हिस्टोरिकली स्ट्रगल ड्यू टू रिपीटेड मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट, बिल्कुल सही, हमारा आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से हमने वर्ड बाय वर्ड और सेंटेंस बाय सेंटेंस कनेक्ट करते हुए चीज़ों को, अगर आप सीखने की कोशिश करिए। अगर आपको ये आर्टिकल समझ में आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हो, जुड़ रहे हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। साथ ही साथ इस आर्टिकल का अगर आप
फुल यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, इस क्लास का फुल बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो हम इस आर्टिकल का PDF हम पहले ही आपको शेयर कर देते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे एडिफाई इंग्लिश हब। इस पर आप जा करके बेसिक रीडिंग दे सकते हैं, ताकि जब आप इस वीडियो को देख रहे होगे आप, तो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग खुद से पढ़ते टाइम रहती है, जो यहाँ पे आपने पढ़ा उससे आप मैच करके खुद से एनालाइज कर सकते हो चीज़ों को कि कहाँ कहाँ पे आप लैग कर रहे हो और कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो। साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी है एडिफाई इंग्लिश हब, यहाँ पे भी आप इंटरेस्टिंग तरीके से वर्ड्स और साथ ही साथ इडियम्स को लर्न करने के लिए हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।